आज हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर अभी हुआ था साइंस का, उसका सॉल्यूशन देखते हैं और ये क्वेश्चंस कैसे स्कोर करना है मार्क्स इन क्वेश्चंस में, उसको थोड़ा देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का था और 80 मार्क्स में जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क ईच होते हैं। जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के हैं। उसके बाद इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, अभिकथन वाले क्वेश्चंस हैं इंक्लूडेड होते हैं उसी के अंदर। फिर 21 से 26 जो सीरियल होता है वो 2 नंबर के होते हैं। 27 से 33 3 मार्क्स ईच और 34, 35, 36 मतलब 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होते हैं। अब इनको स्कोर कैसे करना है और किस तरह से हमने गलतियां की उसको कैसे सुधारना है ताकि हमें बोर्ड में इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। सबसे पहला क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर, इसमें एक अधातु का नाम बताइए जो चमकदार है। जैसे आपका चैप्टर है मेटल नॉन मेटल वाला है, उसमें हम एक्सेप्शनल केस ही पढ़ते हैं। तो जो अधातु होती है वो होती है आयोडीन, जो चमकदार होती है। और एक धातु जो चमकदार नहीं है, मतलब सभी धातुएं चमकदार होती हैं लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें चमक नहीं होती, वो होगी लेड। तो इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं, हाफ मार्क्स का है क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो हमें दोनों चीज़ें बतानी है तभी हमें पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl। किसी सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करता है। आप कोई भी धातु इसके साथ ले सकते हैं, माना कि जिंक लिया, और जब कोई भी धातु, ये अंडरस्टूड है कि कोई भी धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो सॉल्ट बनाएगी, जिंक क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। आप सब बच्चों को ये होता है कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे की जाती है तो आपको सब समझ आ जाता है, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बनाया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उसमें कौन सी गैस होगी और उसका परीक्षण कैसे करेंगे, उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो आप जब जिस परख नली के अंदर ये अभिक्रिया हो रही होती है उसमें अगर आप एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो अगर वो पॉप साउंड के साथ पॉप साउंड उत्पन्न करती है तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। अब इसमें इंटरनल चॉइस दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, माना कि ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता आपको तो अथवा जहाँ पे होता है इसका मतलब या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करें। इसमें अम्ल का नाम बताना है। तो सिरका जो होता है विनेगर, जिसको हम कहते हैं विनेगर, विनेगर के अंदर एसिटिक अम्ल होता है और इमली के अंदर होता है टार्टेरिक अम्ल। हाफ मार्क्स का है तो फुल मार्क्स 1 आएंगे, इसमें दोनों करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक प्रिज्म से निर्गत होने पर प्रकाश की किरण किस दिशा में मुड़ती है। प्रिज्म में हमेशा इसके जो शेप होती है ऐसी होती है, प्रिज्म कोण होता है ABC, और निर्गत किरण कौन सी, ये होती है आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और लास्ट में जो किरण चली जाती है बाहर की तरफ उसको बोलते हैं निर्गत किरण। तो किस दिशा में मुड़ रही है, जो बेस होता है, आधार होता है, इसकी तरफ मुड़ रही है। तो आपको ये बेस की तरफ बताना है, या आप ये भी कह सकते हो कि लंब से दूर जा रही है और लंब के से दूर जाकर ये बेस की तरफ मुड़ रही है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के अंदर एकल आबंध होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसी प्रकाशीय परिघटना का उदाहरण दीजिए जो प्रकृति में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी बुक में हम हमेशा पढ़ते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह का कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन तारे हमें दूर क्यों दिखाई देते हैं, सारे वायुमंडलीय अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं। या आप ये भी दे सकते हो कि ग्लास के अंदर नींबू डालते तो बड़ा साइज दिखाई देता है, या किसी पुल में नीचे उतरने से पहले उसकी गहराई पता होनी चाहिए, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही या अपवर्तन के कारण ये चीज़ें पॉसिबल हैं। जो वाटर वाला है उसमें अपवर्तन है, वायुमंडल में सिर्फ वायुमंडल में होने वाली अपघटनाओं के बारे में जिक्र करना है हमें। अपवर्तन जो प्रोसेस होता है वो 2 माध्यम में है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि वायुमंडलीय है। तो वायुमंडल मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर जो ऊपरी सतह है वो वायुमंडल है। तो तारे टिमटिमाना, ग्रह का प्रकाश ना होना, चांद का अपना प्रकाश ना होना, ये वायुमंडल के अंदर उपस्थित होते हैं, लेकिन हमें उनको पहचानना है। तो तारों का टिमटिमाना एक सूटेबल एग्जाम्पल है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अवतल दर्पण क्या होता है, जो अंदर से रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है और बाहर पॉलिश होती है, अवतल दर्पण है। तो हमेशा अवतल दर्पण में सीधा की प्रकृति क्या होगी, यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +3 है। आवर्धन का मतलब क्या होता है, m, और m होता है -v/u या h'/h। अगर ये 3 है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो 3 टाइम्स बिंब से बड़ा होगा, तो बड़ा तो होगा ही होगा।
लेकिन साथ में प्लस साइन है, तो प्लस साइन का मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है, तो सीधा बन रहा है। और सीधा के साथ हमेशा कौन सा वर्ड आता है, आभासी आता है, तो ये पहचान आपको करनी है। आवर्धन आ जाता है तो इस तरीके से। और इसमें साथ में और वाला क्वेश्चन भी दे रखा है, ये वाला अथवा। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली कोई भी प्रकाश की किरण उसके मार्ग को परिवर्तित क्यों नहीं करती है। बहुत बार हम क्लास में करते हैं कि अवतल दर्पण है, उसको अगर हम मुख्य अक्ष रखें, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र से जो लाइट आई वो उसी दिशा में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर 0 के बराबर है। और जब ये दोनों चीज़ें 0 के बराबर होती है तो उसमें किसी भी तरह का कोई परावर्तन नहीं होगा और वो वापस उसी दिशा में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर आपको देखना है कि निम्न स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। सबसे पहले तो इसका रूल हमें पता होना चाहिए। जब भी हम विद्युत धारा आती है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मतलब वाम हस्त नियम, बायां हाथ नियम, तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसमें विद्युत धारा है जो हमारी लेफ्ट हैंड रूल के अंदर जो थंब होता है वो चालक दिखाता है, जो 4 फिंगर मतलब तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र दिखाती है, और जो आपकी मिडिल फिंगर होती है वो विद्युत धारा दिखाती है। तो इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर जो चुंबक, क्योंकि तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ये बाहर की तरफ जब आप इसके लेफ्ट हैंड को इस तरीके से सेट करेंगे, जिस तरीके से डायरेक्शन दिखा रहा है कि आपका थंब ऊपर होना चाहिए और ये जो सेंट्रल फिंगर है ये आपकी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, तो आपकी जो 4 फिंगर आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, परपेंडिकुलर टू बोथ चालक और विद्युत धारा के। तो आप लिखोगे इसमें कि ये बाहर की तरफ है और परपेंडिकुलर है विद्युत धारा के। तो इस तरीके से आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कोई भी एक सीधा धारावाहिक चालक है, सीधा मतलब एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट करंट करेंगे। अगर हिंदी में समझना है तो इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना चाहिए एक बार। उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने का नियम क्या है। सिंपल एक ही नियम है, या तो स्ट्रेट कंडक्टर है या लूप वाला। आपका एग्जांपल है बुक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में 13 में। तो ये लूप भी माना कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव है ऐसे, तो करंट ये भी हम इसको हाफ कर देते हैं कि ये भी अगर इसको, ये मुड़ी हुई तार है, इसको अगर हम सीधा करेंगे तो स्ट्रेट कंडक्टर है। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो राइट हैंड थंब रूल है वो क्या बताता है, जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा ऐसे। लेकिन अगर इसने कहा रूल बताना है सिंपली, तो हम ये कहेंगे राइट हैंड थंब रूल या दायां हस्त अंगुष्ठ नियम। बस ये लिखना था, इसका 1 नंबर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में सीधा सीधा लिखा इन्होंने, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब हीटिंग इफेक्ट का यहाँ पे संबंध लिखना है, जिसके टर्मिनलों पर विभवांतर V है, T समय है और विद्युत धारा I है। तो जो हीट एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगा, VI × T। और जब VI को हम IR लिखेंगे तो I² RT, जो कि ऊष्मीय प्रभाव है विद्युत का। तो ये वाला फार्मूला लिखना था 1 नंबर। उसके बाद इसी में और एक इंटरनल चॉइस दे रखी क्वेश्चन में, ऐसे उपकरण का नाम लिखिए जो किसी विद्युत चालक में विभवांतर वोल्टेज कौन बनाए रखता है। किसी भी हम सर्किट के अंदर क्या चीज़ लगाते हैं जिससे करंट पास होता है, या तो सेल लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं। तो इनमें से एक भी लिख देंगे तो 1 नंबर आ जाता। उसके बाद नेक्स्ट है वृक्क। वृक्क मतलब किडनी। जो वृक्क की क्वेश्चन नंबर 10, वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। नेफ्रॉन लिखें या वृक्काणु लिखें। किडनी है, गुदा है, वृक्क है, जो कि यूरिन को प्यूरिफाई करता है, वो नेफ्रॉन है या वृक्काणु है। क्वेश्चन नंबर 11, रुधिर के उस घटक, रुधिर मतलब ब्लड, इसमें देखो लिखा है कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड क्लोटिंग करता है। बहुत छोटी सी बात है कि जब भी चोट लगती है हमें, तो जो ब्लड का जो थक्का बनता है, जो क्लॉट बनता है, वो किस में कौन करता है, उसकी सहायता किस घटक के द्वारा होती है। रुधिर में जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इनमें से कौन है जो क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो प्लेटलेट्स आएगा इसमें। इसी में इंटरनल चॉइस है क्वेश्चन में, पौधों में उस प्रक्रिया का नाम बताइए जहाँ पे जल वाष्प के रूप में जल का ह्रास होता है, मतलब जहाँ पे जल निकलता है, तो वो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है। क्योंकि वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। उत्पादक का मतलब ही यही है जो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद बनाते हैं। और हरा पौधा है तो आपको पता ही चल रहा है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। अब इसमें अथवा है,
कि आहार श्रृंखला में पोषक स्तर सीमित क्यों होते हैं। जब भी हम आपको पढ़ाते हैं क्लास में, हम कहते हैं कि 4 या 5 मैक्सिमम पोषक स्तर हैं। माना कि पहला है घास, घास को कीड़े ने खाया, कोई भी ग्रास होपर है, कीड़े को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया, या सांप को चील ने खाया। तो मैक्सिमम 5 हैं। तो ये पोषक स्तर सीमित क्यों होते हैं? क्योंकि हर एक पोषक स्तर में जो एनर्जी का लॉस होता है वो 10% कम होता जाता है। माना कि इसमें 10,000 जूल है तो कीड़े के अंदर चली जाएगी 1000 जूल। इसी तरीके से मेंढक में जाएगी 100 जूल, सांप में जाएगी 10 जूल और चील में सिर्फ 1 जूल तक पहुंचेगी। तो इसलिए इसको सीमित रखा जाता है ताकि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो पर्याप्त हो सके सभी पोषक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? सिंपल सी बात है कि डाइजेशन कहाँ पे होता है फैट का? तो हमारी छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या शुद्रांत्र बोलते हैं इसको। तो तीनों में से कोई भी शब्द लिखोगे तो आपको पूरे नंबर आएंगे। अब आता है मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये बार बार हमने पहले भी समझाया आपको कि 14-15 क्वेश्चंस में 2 कथन दे रखे होंगे। एक होगा आपने कुछ असर्शंस दे रखी हैं, अभी कथन दिया, उसका रीजन भी साथ में दे रखा होगा। और ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वो सूटेबल है उनके लिए। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन में पूछा अभिकथन, ये मतलब कोई भी कारण हम बोलते हैं, जैसे मैं स्कूल नहीं आई, क्यों नहीं आई स्कूल? रीज़न कोई भी हो सकता है, मुझे शादी में जाना था, या मैं बीमार थी, या मुझे कुछ और काम था, तो कारण भी बता रहे हैं हम उस चीज़ का। ऐसे ही ये अभिकथन है कि सामान्य पारितंत्र के निचले पोषक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। अंडरस्टूड है, वो उत्पादक हैं तो उनकी, और हमेशा इस ट्रायंगल को ध्यान रखना, ये जो निचले वाला पोषक स्तर है ऊपर वाले में सबसे कम होती है संख्या, नीचे में सबसे ज़्यादा होती है। और कारण इसने बोला कि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की मात्रा बढ़ती रहती है। बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर कौन सा है? सी है कि आर तो ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15, इसमें अभिकथन दे दिया कि जनन कोशिका जीन की 2 प्रतियों से जीन का एक सेट बनता है। बिल्कुल सही है कि या तो XX जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर XX होता है, मेल के अंदर XY होता है, सेट ऑफ जीन्स होते हैं। तो कारण इसने बताया कि पैतृक और मातृक गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही प्रत्येक जनन कोशिका में जाता है। दिस इज करेक्ट। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ए वाला आंसर इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है और, यहाँ पे और लगा लेंगे, इसको करेक्ट कर लेंगे पेपर में। तो यहाँ पे जो और है इसमें देखा कि मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी के पौधों में केवल लंबाई का गुण दिखाई दिया। अंडरस्टूड, ये तो सबको पता है कि उसने लंबा और बोना पौधा लिया था, पहली पीढ़ी में सिर्फ लंबे ही पौधे दिखाई दिए। कारण इसने बोला कि टी की प्रत्येक पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। टी की एक प्रति कभी भी लंबा पौधा नहीं बनाती, उसमें दूसरा भी होता है, 2 हमेशा होती हैं, पेयर में होता है ये भी जीन्स युग्मक। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। मतलब ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ऊपर वाले से ही आपको छांटना था इसमें। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर सभी बच्चों ने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या उसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। लेकिन यहाँ आके आप मार खा जाते हैं कि इनको कैसे हम इसको कंक्लूजन निकालें। जैसे ये वाली अभिक्रिया है, ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन अवक्षेप एक घुलनशील पदार्थ है, बिल्कुल गलत है। अवक्षेप कभी भी घुलनशील नहीं होता, वो अघुलनशील होता है और बेरियम सल्फेट होता है। इसमें हम बार बार आपको बताते हैं क्लास में भी। तो यहाँ पर ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 4 नंबर के क्वेश्चन है, 16 नंबर। कोई भी बच्चा बोर्ड में फेल नहीं हो सकता क्योंकि 16 नंबर तो आप यहीं से गेन कर सकते हो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हम तरीके से करें। तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन, मैंने पहले भी एक सैम्पल पेपर में डिस्कस किया था इस तरह के क्वेश्चंस, कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ें तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लें। एक पुष्प एक लिंगी होता है, एक पुष्प एक लिंगी होता है, मतलब या तो फीमेल या मेल, और यदि इसमें डैश होता है तो यहाँ पर अगर हम कहीं भी इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे आवर्त बीजी, कहीं पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर कहीं दिख रहा है आपको पुष्प एक लिंगी होते हैं, ये देखिए इसके डेफिनेशन ऊपर दे रखी, इसी के अंदर इसका आंसर है।
जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है उससे एकलिंगी कहते हैं, यही पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको पैराग्राफ में कुछ बातें हैं वो छुपी होती हैं और उसको आप देख सकते हैं। किसी पुष्प में दृष्टिगत विभिन्न जनन की अवस्थाएं क्या होती हैं? जैसे युग्मक होता है, फिर युग्मनज बनता है, जाइगोट्स बनते हैं, फिर भ्रूण बनता है, फिर अंकुरित होते हैं वो निषेचन के बाद। तो ये स्टेप आएगा 1 बाय 1। अगर इसमें नहीं दे रखा तो इसमें हमें अपना नॉलेज लगानी है, इसमें कहीं नहीं दे रखा ये चीज़ें हमें पता करनी है। अब दिया गया चित्र निषेचन से पहले पुष्प के स्त्री केसर का अनुप्रस्थ काट है। तो यहाँ पर इसमें पूछा निषेचन से पहले नर और मादा कहाँ होंगे। निषेचन नहीं हुआ है तो नर और मादा कहाँ होंगे। तो जो ये वाला पार्ट है, ये जो ट्यूब आ रही है, ये वाली ट्यूब, ये नर की है, तो ई वाला नर पार्ट होगा, और ये इसका अंडाशय है, अंडाणु है जिसके अंदर ये डी, तो ये पार्ट होगा मादा का। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ठीक है वो है ई और डी वाला ऑप्शन, इसमें डी लिखना था सिर्फ आपको कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 2 चित्र दे रखे हैं, इनकी तुलना करनी है और हमें देखना है कि पुष्प के और मादा जनन, ये पुष्प का चित्र है, ये मादा जनन तंत्र का है, किन भागों में निषेचन होता है। बार बार आपको मादा जनन तंत्र का पढ़ाते हैं। ये ओवरीज होती हैं, अंडाणु, अंडाशय, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, यहाँ पर ये वजाइना है, योनि है, ये योनि मार्ग है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं। जब भी कभी भी अंड का निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंडवाहिका में होता है, ये अंडवाहिका है, और यहाँ पर निषेचन अंडाशय के अंदर होता है, इस पोर्शन में होता है मादा की। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि फ्लावर के अंदर अंडाशय में होता है और मनुष्य मादा जनन तंत्र के अंदर अंडवाहिका के अंदर निषेचन होता है। अब इसमें जो चित्र आपका 5वां क्वेश्चन है, इसमें PQRS दे रखे हैं। इसमें देखो PQR सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन आपको पहचानना इनको PQRS के हिसाब से। अब P देखो यहाँ पे क्या है, ये P है, ये क्या है, ना वृत्तिका है ना बाह्य दल है, कुछ नहीं है। इसमें पुंकेसर है सबसे पहले, तो पुंकेसर का पार्ट है ये P। उसके बाद Q को देखिए, इसमें ये बाह्य दल है, तो ये बाह्य दल हो गया कि PQR में क्या है, ये अंडाशय की तरफ इशारा कर रहा है तो अंडाशय है, और ये वृत्तिकार है। यहाँ पर ये वृत्तिका था, पुंकेसर का पार्ट है जो वृत्तिका, उसको भी इस तरीके से लेबल कर सकते हैं। तो ये वाला आंसर ठीक होगा इसमें। नेक्स्ट, इसमें से 4 क्वेश्चंस करने थे आपको, और 4 में से 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 5 में से कोई भी 4 आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। ये आपके प्रकाश वाले चैप्टर से, लाइट वाले। इसी तरीके से पैराग्राफ करने हैं, पैराग्राफ को पढ़ना है और उसमें देखना है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको अगर देखना, यहाँ किस प्रकार प्राकृतिक परिघटना को दर्शाया गया। बार बार हम बोर्ड पे समझाते हैं कि वायुमंडल के अंदर ये बूंद है, और इसमें जब लाइट गिरती है तो यहाँ पे अपवर्तन होता है, फिर अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको आंतरिक अपवर्तन कहते हैं, और ये रेनबो फॉर्म करता है। यहाँ पे अगर सन है तो रेनबो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस परिघटना को पहचानना था कि हो क्या रहा है, किस चीज़ का चित्र है। तो ये इंद्रधनुष बनना है। सेकेंड है, इस परिघटना में कौन सी शर्तें आवश्यक होती हैं। अगर ऊपर दे रखा है तो इसको ध्यान से देखेंगे। प्रकीर्णन है, इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। इसमें जस्ट आपको ये पैराग्राफ जो दिया जाता है वो रिमाइंडर के दिया जाता है कि आप उससे लिंक कर सकते हैं उस चैप्टर से। उसमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। तो ये जो परिघटना है इसमें क्या है, सूर्य हमारे पीछे होना चाहिए, और वर्षा होनी चाहिए, और सूर्य मौजूद होना चाहिए। तो दोनों ही ऑप्शन जरूरी हैं। बैक में होता है सूर्य और ए और बी, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आपका ऑप्शन है। ये दोनों चीज़ें ए और बी, तो दोनों मिलके डी ऑप्शन आएगा इसमें। आप जब भी कभी इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष में फर्स्ट और सेकंड किसका रंग है। फर्स्ट वाला ये वाला किसका है और सेकंड वाला किसका है। तो फर्स्ट वाला इसमें ऑप्शन ये थोड़ा सा इन्होंने गलत पूछा है क्वेश्चन को। अगर हम देखें विबग्योर जो बनता है, विबग्योर VIBGYOR, विबग्योर, अगर हम कहेंगे फर्स्ट जो है वो बनता है रेड, लाल बनता है, और सेकंड वाला क्या बनता है, बैंगनी बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते थे कि ये फर्स्ट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। तो आपका ये सी ऑप्शन है, क्योंकि बाकी कहीं मोस्टली हम कहते हैं नीला आकाश होता है, ब्लू कलर होता है, ज़्यादातर हम बैंगनी को कम यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी हम सूर्य के कलर
रेनबो के कलर की बात करते हैं तो उसमें विबग्योर लिख के हम उसको आइडेंटिफाई करें। और ये वेवलेंथ इंक्रीज होती है बैंगनी से लेके लाल तक। लाल की वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, वॉयलेट की कम होती है, इसलिए प्रकीर्णन वॉयलेट का ज़्यादा होता है, लाल का कम होता है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट आता है, कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्पेक्ट्रम। क्योंकि जो श्वेत प्रकाश है, सफ़ेद लाइट है, वो 7 रंगों में टूट जाती है, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस तरह की परिघटना के लिए उत्तरदायी क्या है? ये उसकी बात कर रहा है रेनबो की, कि रेनबो में 2 प्रोसेस हो रहे हैं, 2 परिघटनाएं हो रही हैं। एक वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है, दूसरा आंतरिक परावर्तन हो रहा है। सिंपल परावर्तन नहीं है, उसको आंतरिक परावर्तन क्यों बोला? अगर हम इसको ध्यान से देखें पिक्चर को, तो यहाँ पर अंदर अंदर परावर्तन हो रहा है। ये वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है जो प्लेन मिरर का होता है, ऐसे कि कोई भी रे कोई एंगल बनाती हुई आती है तो उसी एंगल से वो पास हो जाती है, ये प्लेन मिरर। तो ये आंतरिक परावर्तन इसलिए बोला क्योंकि ये बूंद के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन है कि आपको 7 रंग दिखाई दे रहे हैं, और ये अंदर क्या है? आंतरिक परावर्तन है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड करने थे। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई 4 आप कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं, जो आपको लगे कि डाउट है कि कोई गलत होने के चांसेस है, तो 5 भी कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आता है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर हम पढ़ें, इसमें ये लॉकडाउन के बारे में बता रखा है, कोविड-19 में क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुए। तो इसके अंदर सबसे पहले 2019 की तुलना 2020 में बिजली की खपत, सिंपल सी बात है कि 2020 में कोविड चल रहा था, लोग अपने घरों में थे, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, ऑफिसेज बंद थे। तो उतार चढ़ाव के संभावित कारण क्या था? एक तो सभी को पता है कि उद्योग गतिविधियों की कमी हो गई थी, लोगों ने अधिक समय घर पे बिताया। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन है, दोनों ही ठीक है, ये इसको टिक करना था। उसके बाद नेक्स्ट है वॉट। वॉट जैसे कोई भी मात्रक हम बोलते हैं तो वॉट किस भौतिक राशि की इकाई है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, विभवांतर को वोल्टेज में, ऊर्जा को जूल में, तो बचा क्या? शक्ति, जो कि वॉट में मेजर किया जाता है। उसके बाद है उपभोक्त बिजली का बिल यूनिट में आता है। 1 यूनिट हमेशा जूल के अंदर होती है, किलोवाट आवर के अंदर होती है। अगर किलोवाट आवर होता है तो किलोवाट, नहीं तो 1 किलोवाट को जूल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वैल्यू फिक्स है इसकी। 1 यूनिट जो घरों में बिजली का बिल आता है वो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का कि कुल ऊर्जा खपत द्वारा परिकलन कीजिए। मतलब कुल ऊर्जा खपत मतलब एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई। कोई भी बल्ब जलता है उसको कैसे परिकलन करेंगे? तो जितनी पावर, माना कि 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट मतलब पावर, और माना कि 10 घंटे तक वो जला, तो वाट आवर हो गया एनर्जी का कंजप्शन, तो पावर इनटू टाइम। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 4 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर एक 220 शक्ति के स्रोत से जुड़ा है, 2 घंटे में ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो ये क्या दे दिया? किलोवाट, किसमें एनर्जी दे दी, एनर्जी बराबर है 4 किलोवाट, पावर है ये। एक इलेक्ट्रिक हीटर एक शक्ति के स्रोत, शक्ति के स्रोत मतलब पावर, शक्ति का मतलब यहाँ पे क्या है? पावर, 4 किलोवाट, और टाइम दे दिया कितना इसने? 2 घंटे, 2 आवर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, E = P × T। तो 4 किलोवाट इंटू 2 आवर, तो ये बन जाएगा 8 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट की। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इजी, जो कि आपका एसिड बेस वाले चैप्टर से है। तो इसमें हम जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां सिर्फ कहाँ पर हम उसको देख रहे हैं, इसको देखना है हमें कि कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं। और वो इसमें सारा कुछ दे रखा है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सब का आंसर इसके अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले पीएच स्केल क्या सूचना देता है? हमेशा हाइड्रोजन आयन्स के बारे में बताता है ये, कि उसकी सांद्रता क्या है। अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो वो बेसिक प्रवृत्ति का ज़्यादा, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड ज़्यादा होंगे, और जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है तो एसिडिक ज़्यादा होगा। अब इसमें है नेक्स्ट, कोई भी पदार्थ अम्लीय होते हैं जब उसका पीएच मान निम्नलिखित कितना होगा? उसमें पीएच पेपर में, जो पीयर पेपर है उसकी रेंज है 1 to 14, 0 to 14 है। वैसे 0 to 14 हम कह सकते हैं इसको। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम पैराग्राफ में देखें ज़रा, तो इसमें दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है पीएच मान 0 से 14 होता है। ये वाला आंसर दे रखा है, पीएच मान 0 से 14 होता है।
और ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापक है। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया, pH मान दे दिया 0 to 14, 0 to 7 है तो अम्लीय है, 7 है तो उदासीन है, ग्रेटर है तो क्षारीय है। तो इसको भी हम करेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू जो आएगी, फर्स्ट जो pH मान है हमने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोई भी पदार्थ अम्लीय होता है जब उसका pH मान निम्नलिखित प्रास में संख्या में मापा जाता है, या pH पेपर पे क्या वैल्यू होती है। तो 0 से 7 तक या 0 से 7 तक, दिस इज़ द करेक्ट आंसर होना चाहिए ये, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 to 14 है, लेकिन जो की है उसमें ये दे रखा है 1 to 7 इसमें। नेक्स्ट है, वर्षा के जल का pH मान होता है, वर्षा के जल का ऊपर दे रखा है लगभग 5.2 है। कठोर जल का pH मान हो सकता है जो कि लेस देन 8.5 है, ये आंसर आएगा। अब इसमें कुछ एसिड दे रखे हैं या कुछ द्रव दे रखे हैं, और उसमें हमें बताना कि किसकी अम्लीयता ज़्यादा है, जिसकी pH वैल्यू कम होगी वही ज़्यादा अम्ल होगा। तो सिरका है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। तो ये कुछ 20 क्वेश्चंस थे जिसमें हम 32 मार्क्स वो स्कोर कर सकते हैं। आज हम सिर्फ सेक्शन ए की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट 2 3 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।